फिर आप अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश कैसे करें? निश्चित रूप से कुछ ऐसी जगह है जहां आप समझदारी से थोड़े पैसे का निवेश कर सकते हैं। आप खुद को प्रशिक्षित और शिक्षित करने में निवेश कर सकते हैं। दूसरे शहर में अपने बढ़ते नेटवर्क को सहारा देने के लिए यात्राओं में निवेश कर सकते हैं, या फिर व्यावसायिक सफलता में मददगार प्रचारात्मक व शैक्षणिक संसाधनों पर खर्चा कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे बड़ा पूंजी निवेश आपके धन का नहीं बल्कि आपके समय और प्रयास का होता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क से होने वाली आमदनी का अधिकांश हिस्सा आपके पास बच जाता है। इस शेष पैसे से आप दौलत बनाने की गंभीर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। गौर करें, मैंने दौलत बनाने की कहा है, दौलत गंवाने की नहीं कहा है। वह गलती ना करें जो मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है। कमीशन में मिलने वाले चेक को ज्यादा बड़ी कार या मकान पर खर्च ना कर दें। कमीशन से मिलने वाला सारा पैसा अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में ना उड़ा डालें। अपने नए व्यवसाय से होने वाली आमदनी का अपमान ना करें और उसे जमीन में ज्यादा बड़े गड्ढे खोदकर उसमें ना डालें। इसके साथ उतने ही सम्मान से पेश आएं जितने की यह हकदार है। इसका निवेश करें। तीसरा, रियल एस्टेट में निवेश करें। जब आपकी व्यावसायिक आमदनी बढ़ने लगती है तो आप उस अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद खरीदते हैं। आपने गौर किया होगा कि मैंने इस योजना में म्यूचुअल फंड, स्टॉक पोर्टफोलियो या अन्य पेपर एसेट्स को शामिल नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही इन संपत्तियों को बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और निवेश में जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। यहाँ विचार यह है कि आप अपने अतिरिक्त आमदनी का उपयोग इस तरह करें ताकि आमदनी उत्पन्न करने वाली एक संपत्ति बन जाए। वैसे तो आमदनी प्रदान करने वाली कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं, लेकिन मैं दो खास कारणों से रियल एस्टेट की सबसे ज्यादा सलाह देता हूँ। पहला कारण, कर कानून रियल एस्टेट में निवेश करने वाले व्यवसाय मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा कारण, आपका बैंकर रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको खुशी खुशी कर्ज दे देगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक खरीदने के लिए 6.5% की दर से 30 साल का लोन मांग कर देखें। वह आपकी खिल्ली उड़ाते हुए बैंक से बाहर निकाल देगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब किराया चुकाने के ही पैसे मुश्किल से निकल पाते हैं तो मैं रियल एस्टेट कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा सवाल है। आप नहीं खरीद सकते, यानी तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास अतिरिक्त पैसा ना आ जाए। इसलिए यह कदम व्यवसाय खड़ा करने और उसके विकास में दोबारा निवेश करने के बाद आता है, ताकि आपके पास अतिरिक्त नगद पैसा रहे। लेकिन मुझे अपना मतलब पूरी तरह स्पष्ट करने की अनुमति दें। जब मैं कहता हूँ रियल एस्टेट में निवेश करें तो कई बार गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि कई लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं कि रियल एस्टेट संपत्ति के रूप में कैसे काम करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, किसी कीमत पर जायदाद खरीदना और फिर ज्यादा ऊंची कीमत पर उसे बेच देना, या तो थोड़े सुधार के बाद फटाफट या फिर कुछ समय बाद। गलत। यह तो गाय को खरीद कर उसे किसी कसाई को बेचने जैसा है। आपको तो यह चाहिए कि आप गाय खरीदें और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखें ताकि आप उसका दूध बेच सकें। रियल एस्टेट खरीदने का उद्देश्य इसे बेचना नहीं है। इसका उद्देश्य तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाना है। इसे अच्छी तरह सीखने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन की जरूरत होती है। किसी भी नई चीज की तरह ही इसे सीखने में भी कुछ गलतियां आसानी से हो जाती हैं, और रियल एस्टेट की गलतियां खास तौर पर जायदाद के प्रबंध में बहुत महंगी साबित हो सकती है। जब तक कि आपके पास अतिरिक्त नियमित आमदनी और कर लाभ ना हो जो बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में होता है, तब तक रियल एस्टेट या तो जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा है या फिर जरूरत से ज्यादा धीमा है। कई लोग रियल एस्टेट में सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा नगद पैसे नहीं होते। सच तो यह है कि रियल एस्टेट के सर्वश्रेष्ठ सौदे आमतौर पर बड़ी धनराशियों के होते हैं। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ वही रियल एस्टेट सौदे मिल सकते हैं जिन्हें असली दौलतमंद लोग ठुकरा चुके होते हैं।
इतने सारे लोग बिना डाउन पेमेंट वाले निवेशक की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई डाउन पेमेंट होता ही नहीं है। जब तक कि आप सचमुच अनुभवी ना हो और आप